अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें बेटा, अब आप लोगों का नया यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। नया टॉपिक आपके पास एंगल की टाइप है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो आपकी टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं जो आपने अब सीखने हैं। इसके बेसिस पे फिर हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। अब एंगल ऑफ एलिवेशन और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये क्या होते हैं? नाम से आपको याद रखना है। एलिवेशन का मतलब जहाज आपका एलिवेट करता है, टेक ऑफ करता है, तो एलिवेटेड एंगल होता है उसका। तो कोई भी, अगर लेट सपोज जहाज की मिसाल ले रहा हूँ, आपके जहाज का टेक ऑफ कुछ इस तरीके से होता है। तो अगर आप वहीं पे रह गए, आपका जहाज मिस हो गया, आप जहाज को उड़ते हुए देख रहे हैं, तो आप नीचे इस पॉइंट पे खड़े हुए और जहाज को उड़ते हुए आप यहाँ पर देखेंगे, तो आपका जो एंगल होगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मैं ऊपर कोई सी चीज को देख रहा हूँ, कोई चीज ऊपर जा रही है। आपका कोई गुब्बारा हाथ से छूट गया है, किसी छोटे बच्चे का गुब्बारा हाथ से छूट गया, अभी वो आपके बिल्कुल आई लेवल पे था। ये मेरा आई लेवल ये कहलाएगा जहां पर मेरी आंखें हैं। इसी तरीके से आपका भी। अब जैसे ही गुब्बारा ऊपर उड़ेगा, आप सर ऊपर उठाएंगे, एलिवेट करें। किसी भी चीज को ऊपर उठाने को अंग्रेजी में एलिवेट करना कहते हैं। तो उसी तरीके से जब आप सर ऊपर उठाएंगे, गुब्बारा ऊपर उड़ते हुए आपको महसूस होगा या दिखेगा, तो आप ऊपर की तरफ देखेंगे। वो जो एंगल होगा ऊपर की तरफ, उसको आप कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। उसी तरीके से आपका, अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, तो आप क्या उसको ज़ाहिर है नीचे की तरफ देखेंगे। अब डिप्रेशन, अब इससे यहाँ पर एक और वर्ड भी आता है कि लोग डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उनके हालात खराब हो जाते हैं, दिमाग उनका जो है वो किसी और चीज को सोचने समझने से कासिर हो जाता है, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन का मतलब क्या है? उनकी जो फिजिकल और मेंटल स्टेट है वो डाउनवर्ड्स चली जाती है। अगर किसी इंसान को आप परेशान देखेंगे, तो वो हो सकता है किसी भी वजह से परेशान हो, लेकिन वो अपने उस परेशानी की वजह से बकिया चीजें भी अफेक्ट करेगा। वो अपने आप को ऊपर ग्रो करने के बजाय डिप्रेस कर लेगा, नीचे चले जाएगा। अंग्रेजी में ये जो डिप्रेशन वर्ड है, डिप्रेस, ये जो वर्ड है डिप्रेस, इसको हम अगर उर्दू में कहें तो नीचे जाना, इसका मतलब अगर देखें तो डिप्रेशन का मतलब क्या है? नीचे जाना, गिर जाना, या लोअर ग्राउंड टच करना। तो बहरहाल एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? आप जहाज में बैठे हैं, उसी सिनेरियो को ले रहे हैं, आप जहाज में बैठे हैं, जहाज से आप ऊपर आसमान में तो देखेंगे नहीं, ऊपर आसमान में ही उड़ रहे हैं आप, और ऊपर कहाँ से और क्या देखेंगे? आप क्या करते हैं? आप खिड़की से नीचे देखते हैं। अगर कभी कोई जहाज में बैठा हो तो उसने एक्सपीरियंस किया होगा, वो विंडो वाली सीट पे कोशिश करता है कि जगह मिल जाए, और जगह जब मिलती है तो क्या होता है? आप नीचे देखते हैं। कोई भी इंसान ऊपर की तरफ नहीं देखता, और ऊपर आसमान में उड़ रहे हैं, बादलों से भी ऊपर है, लेकिन और ऊपर देखेंगे कुछ नजर नहीं आएगा। आप क्या करेंगे? नीचे देखेंगे। वो जो आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं, वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो लेट सपोज ये आपके पास कोई भी जगह है जहाज उड़े, इस पॉइंट पे आपने देखा कि मेरा घर कहाँ पर आता है, और अपने घर को तलाश करने के लिए आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो ये जो एंगल होगा ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक और एग्जांपल इसकी लेते हैं। आप अपने दोस्त को बुलाने के लिए गए हैं और वो किसी थर्ड फोर्थ या फिफ्थ फ्लोर पे रहता है, आप गली में खड़े हुए हैं, तो गली में आप खड़े हुए हैं, आपका दोस्त ऊपर अपने घर पे है, आपने उसको आवाज दे के बुलाया। पुराने जमाने में तो मोबाइल फोन होते नहीं थे, लोग ऐसे ही बुलाते थे। तो दूसरा जो आपका दोस्त है वो आएगा। अब आपका जो सर है वो उसकी तरफ ऊपर अपलिफ्टेड होगा, एलिवेटेड होगा। आपने जो एंगल बनाया होगा उसके साथ वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना हुआ होगा। और जो आपका दोस्त देखेगा आपको, वो जाहिर है ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा। मैं अगर अपनी बैल्कनी में खड़ा हुआ हूँ, मैं नीचे की तरफ किसी दोस्त ने बुलाया है उसको झांक रहा हूँ, या मैं वैसे ही देख रहा हूँ दरवाजे पे कौन आया है, बेल बजी है, तो हम क्या करते हैं? बाहर नीचे की तरफ देखते हैं। अगर आपके घंटी बज रही है, बेल बज रही है, तो आप उस वक्त बैठ के थोड़ी देखेंगे कि आसमान में कौन आया है। आप बैठ के नीचे देखेंगे कि नीचे कौन आया है। तो नीचे देखने के लिए आप ऊपर से जब नीचे देखेंगे, तो जाहिर है आपका आई लेवल अभी ये था, स्ट्रेट अगर आप देखते तो आप सीधा देखते, लेकिन आपके आई लेवल से नीचे आप जब देखेंगे, अपना सर नीचे की तरफ करेंगे, गर्दन नीचे की तरफ करेंगे, तो आपका जो एंगल वो बनेगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब कुछ लोग डिप्रेस हो जाते हैं, जो एलिवेटेड होते हैं, खुश होते हैं, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे बिल्कुल एलिवेटेड होगी, उनके शोल्डर्स अपलिफ्टेड होंगे, वो कॉन्फिडेंस फील करेंगे।
जो लोग डिप्रेस होते हैं उनके शोल्डर्स नीचे की तरफ होंगे, यूं ढीले ढाले बैठे हुए होंगे, हाथ उनके अपने कंट्रोल में नहीं होंगे, उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल अफसरदा हुआ होगा, वो बिल्कुल ही लो फील कर रहे होंगे। तो जो लो फील कर रहे होते हैं वो डिप्रेशन, डिप्रेशन वर्ड ही यहाँ से आया है कि आप लो किसी नीचे जगह पर। तो क्योंकि अगर हम इमोशनल साइड पे देखें, मेंटली आप स्टेबल नहीं है, अगर किसी ने आपको बुरा कह दिया, आपको बुरा लग गया, अब आप रोना शुरू हो गए, डिप्रेस हो गए, आपके पास पैसे नहीं है, पैसे खत्म हो गए, और बस का या रिक्शे का किराया नहीं है, अब आप वहां पर परेशान हो गए, आप डिप्रेस हो जाएंगे। तो उस वक्त आप अपलिफ्टेड वे में नहीं सोच सकते। तो अगर किसी को सोचना है, आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, तो उसको हर वक्त एलिवेटेड रहना पड़ेगा, यानी ऊपर की तरफ देखते रहना पड़ेगा। और अगर किसी को नहीं कामयाब होना तो हर वक्त वो नीचे की तरफ देखता रहेगा। इंसानों के साथ ये प्रॉब्लम है कि कोई चीज अगर नहीं मिल रही होती या कोई चीज नहीं हासिल हो पा रही तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। और अल्लाह ताला ने वाजी बोला हुआ है, आपको वाजे बताया हुआ है, कुरान में भी लिखा हुआ है कि ना उम्मीद नहीं होना, ना उम्मीदी कहा भी जाता है कि कुफर की अलामत है, अल्लाह से ना उम्मीद नहीं होना है। तो डिप्रेशन तो आपको करना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो डिप्रेशन है वो अलग है, यहाँ पर डिप्रेशन आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, एक गुब्बारा ऊपर की तरफ उड़ रहा होगा, यहाँ से आपके पास गुब्बारा उड़ते हुए आया है, इस पॉइंट पे जो आपके पास बलून होगा, उस पॉइंट पे आप यहाँ पे नीचे खड़े होकर अगर देख रहे हैं तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा। और तुर्की में जो आपके हॉट एयर बलून्स होते हैं, जहाँ पर लोग उसके अंदर खड़े होके घूम रहे होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं, तो वहां पर जो लोग इधर इस पॉइंट पे नीचे देख रहे होते हैं, उनका जो एंगल बन रहा होता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा होता है। बहुत सारी एग्जांपल्स ले लें, आपके इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, खंबे जिसको उर्दू में कहते हैं, आपके जितने भी पोल्स हैं उसके ऊपर जो लोग काम कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो इलेक्ट्रिशियन जितने भी अगर बड़े लंबे जो आपके पोल्स होते हैं उन पे काम कर रहे होते हैं, अगर आप देखें तो आपको सड़कों में नजर आ जाएंगे। तो बहरहाल उस पे जो लोग काम कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे ऊपर तो वो आपका एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और वो ऊपर से जो इंसान वहां पे काम कर रहे हैं वो नीचे देखेंगे तो वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये सारा जो अभी मैंने डिस्कस किया एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, इसकी बेसिस पे आपकी अगली पूरी एक्सरसाइज है, थोड़े से सवाल आते हैं। तो जितना भी अभी आपने काम यहाँ पर सीखा है, कॉन्सेप्ट सीखे हैं, इस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे हम आगे आएंगे अगली एक्सरसाइज पे, विच इज एक्सरसाइज 30.5। यहाँ तक इस कॉन्सेप्ट में किसी हुई कंफ्यूजन? एक और चीज इसमें समझ लें, एक और चीज इसमें यह है कि आपके पास यहाँ पर जो एंगल बनता है, अगर किसी ने 9th क्लास में थ्योरम पढ़े हों तो वहां पर पढ़ा था कि आपके पास जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। यहाँ पर जो एंगल है सेम यहाँ पर वही एंगल होगा। अगर थ्योरम्स याद हो तो इफ देयर आर टू पैरेलल लाइंस एंड देयर इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल कहते हैं उस लाइन को जो दो लाइंस को आपस में इंटरसेक्ट करे, लाजमी नहीं है पैरेलल हो, तो द एंगल हेयर विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ दिस साइड। इसको मैंने आपको पढ़ाया था जेड रूल के मुताबिक, जिन बच्चों ने थ्योरम पढ़ा है तो उनको पता होगा। ये कहलाता है जेड रूल। जेड का मतलब यहाँ पर जेड बन रहा होता है, तो यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल सेम इधर भी बराबर होता है, एग्जैक्टली इक्वल होता है। ये आपका 9th क्लास में थ्योरम था, अगर आपने पढ़ा था तो आपको पता होगा, और अगर नहीं पढ़ा था तो अब समझ लें, क्योंकि अब ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत काम आना है। इसी वजह से 9th क्लास में जब आपको थ्योरम्स पढ़ा रहा था वहां पे कहा था इसको पढ़ लें, याद करने की बेशक जरूरत नहीं है, आप अपने थ्योरम से बगैर भी पेपर कर सकते थे और आपने किया भी होगा, लेकिन उसको पढ़ना लाजमी है। इसी तरीके से इस साल के थ्योरम्स भी पढ़ना लाजमी है, उसके बगैर भी जब तक मॉडल पेपर नहीं आता तब तक कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर मॉडल पेपर में कंपलसरी नहीं होता थ्योरम, क्योंकि 9th में नहीं था, तो तब भी आपको इनको पढ़ना लाजमी है। पढ़े बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आगे बढ़ भी जाएंगे, पेपर में पूरे मार्क्स 100% भी ले आएंगे, लेकिन एंड में नुकसान क्या होगा? आगे जब इस तरह के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहे होंगे आपको आता ही नहीं होगा कुछ। तो इस वजह से पढ़ना सारा कुछ लाजमी है। पढ़ना आप सब पे फर्ज है, इल्म हासिल करना फर्ज है, रट्टा लगाना फर्ज नहीं है। ये तो आपकी हदीस भी क्या है, इल्म हासिल करना फर्ज है। और इल्म का मतलब जो सीखा जाता है वो होता है। इल्म का मतलब ये नहीं कि आज इस साल ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, अगले साल उसको भूल के बैठे हुए, वो इल्म नहीं है। इल्म वो है जो आपने आज पढ़ा है और आपको वो हमेशा याद भी रहेगा। आपको अपना नाम हमेशा याद रहेगा, आपके दोस्त जो भी बनेंगे उनको अगर आपका नाम याद रहेगा तो वो आपके दोस्त बनेंगे, अदरवाइज उनको आपका नाम याद नहीं रहेगा।
आपके दोस्त भी नहीं रहेंगे। तो जो चीज याद रखी जाती है वो लॉन्ग टर्म चलती है। तो इल्म भी हासिल किया जाता है वो लॉन्ग टर्म चलाने के लिए हासिल किया जाता है। तो बहरहाल यहाँ तक जितना भी पढ़ा है ये थ्योरेटिकल पोर्शन था आपका। अब यहाँ पर इसके बाद थ्योरेटिकल पोर्शन मजीद कंप्लीट हो जाता है, और थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अब यहाँ पर इस क्लास की फिलहाल कंप्लीट हो जाती है। अगले साल जब अगली क्लासेस में आएंगे तो हो सकता है वहां पर थोड़ा इजाफी एडवांस लेवल हो। बहरहाल यहाँ इस क्लास के लिए ये लास्ट थ्योरेटिकल पोर्शन था आपके इस ट्रिग्नोमेट्री का। चलिए बेटा आ जाए अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में आपके पास 5 ही सवाल हैं। इसमें पहला सवाल है, इसमें कहा हुआ है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, लाइट हाउस के टॉप पे अगर कभी आप लाइट हाउस इलाका या कराची के अंदर मौजूद है, तो लाइट हाउस को उर्दू में हम बंदरगाह भी कहते हैं, तो आप उधर लाइट हाउस की तरफ जाएंगे, वहां पर आपको एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग नजर आएगी। अब तो खैर उससे भी बड़ी बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई हैं, लेकिन बहुत पहले जब आपके पास ये सिस्टम नहीं हुआ करता था तो सबसे टॉप मोस्ट बिल्डिंग लाइट हाउस कहलाई जाती थी। और ऑफ शोर्स पे जो आपके बिल्कुल आखिरी कोना होता है उसके बाद समंदर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पर शिप्स आके उतरती हैं। तो एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग जिसके टॉप पे लाइट रखी होती है, ताकि आपके पास पता चल जाए कि ये आपके वो जगह है जहाँ पर शिप ने उतरना है, क्योंकि शिप जब दूर से आपको देखती हैं तो उनको नजर नहीं आता। वही कुछ सिनेरियो यहाँ पर है। आपसे क्या, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 102 मीटर्स हाई, अगर लेट सपोज ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस के जो पूरी हाइट है वो 102 मीटर्स है। 102 मीटर बहुत ज्यादा होता है। 102 मीटर 300 फीट से ज्यादा होता है, तो तकरीबन 300 साढ़े 300 फीट के दरमियान वैल्यू होती है। तो बहरहाल इतनी हाइट पे लाइट हाउस है। मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि यहाँ पर जो भी इंसान खड़ा हो रहा होगा, जिसकी भी ड्यूटी लगी हुई है कि शिप ने आना है उसको देखना है, तो वो वहां पर खड़ा होगा दूरबीन लेके। तो उसने यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया ऑफ अ शिप इज 18 डिग्री 30 मिनट्स। यहाँ पर इंसान खड़ा हुआ है, उसने दूरबीन से देखा, तो जाहिर है आपका जो इंसान ऊपर खड़ा हुआ है ऊपर आसमान में, तो जो जहाज है उसको नहीं देखेगा ना। समुद्री जहाज तो शिप नीचे ही होगी, आसमान में हवाई जहाज होता है एरोप्लेन। तो इधर से जो भी इंसान खड़े होके देख रहा होगा वो नीचे की तरफ देख रहा होगा। तो नीचे की तरफ जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन अभी समझाया कि आपकी आई लेवल से नीचे की तरफ बनता है। जो उसका एंगल बनता है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है। तो आपके पास यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इट इज 18 डिग्री एंड 30 मिनट्स। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर होगा अगर सेम पॉइंट पे हैं दोनों। तो जहां पर शिप उसको नजर आई है, ए पॉइंट पे उसको शिप नजर आई, उस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था अगर 18 डिग्री 30 मिनट है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ शिप से कोई देख रहा होगा, जाहिर है शिप से भी तो किसी ने देखना है। शिप आपकी उस किनारे पे आके खड़ी होगी जहां पर आपका लाइट हाउस बना होगा। अगर उधर लाइट हाउस नहीं है इसका मतलब किसी गलत किनारे पे आ गई है, तो उसको सही जगह पर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो शिप में जो इंसान खड़ा होगा जो भी वहां से देख रहा होगा उस लाइट हाउस को, तो उसका एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो दोनों सेम होते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन अगर सेम पॉइंट पे दोनों। तो बहरहाल यहाँ पर सेम पॉइंट पे ही है, दोनों ने एक दूसरे को एक साथ एक ही वक्त में देखा है। हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, लाइट हाउस एट पॉइंट सी है, शिप एट पॉइंट ए है। इसके दरमियान समंदर और कुछ हिस्सा जमीन का है। तो कितना डिस्टेंस है टोटल शिप और लाइट हाउस के दरमियान वो मालूम करना है। तो ये कुछ ट्रायंगल्स ही आपकी बन गई है। ट्रायंगल आपके पास यहाँ पर बना जिसमें आपके पास ये पॉइंट लाइट हाउस इधर खड़ा हुआ है, इस पॉइंट पे शिप मौजूद है, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, एक साइड आ गई। हाइट ऑफ द लाइट हाउस दूसरी साइड आ गई, और शिप से लेके उस टॉप ऑफ द लाइट हाउस एक आपकी एक और साइड आ गई ट्रायंगल की, विच इज हाइपोटेनस। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि 90 डिग्री हमेशा एक साइड होती है। एंगल ऑफ डिप्रेशन से आपने एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इट इज नॉट द इंटरनल एंगल, इंटरनल ट्रायंगल का एंगल नहीं है ये एक्सटर्नल एंगल है। लेकिन यहाँ जो ये साइड का एंगल है ये इंटरनल है, ट्रायंगल के अंदर का एंगल है। तो मेरे पास ये सारी चीजें डाटा में गिवन है, हमने जितने भी सवालात होंगे उनको डाटा में से निकाल के ट्रायंगल की फॉर्म में, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में लिखना है। अब लेबलिंग कर दें ए बी सी, जिस तरह पीछे आप लोगों ने किया है। सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी, और ये साइड आपकी हाइपोटेनस भी है।
ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए, क्योंकि गिवन एंगल ए एंगल है, एंगल ए इज द गिवन एंगल, तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी। ए आपके पास यहाँ पर स्मॉल ए 102 गिवन है, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द लाइट हाउस। और जो आपके पास एंगल दोनों के दरमियान एडजेसेंट साइड होती है उसको आप बेस कहते हैं। तो बी के अपोजिट स्मॉल बी, आपसे यही कहा है निकालने को कि शिप और लाइट हाउस के दरमियान का डिस्टेंस बताएं, यानी कि बी की वैल्यू बतानी है। बी आपके पास सवाल में नहीं कहा, ये आपने खुद लेबल किया है, खुद नाम दिया है। तो वही चीज अब डाटा प्रॉपर बना के लिखना है। आपने लिखना है सिंस हाइट ऑफ द टावर ये गिवन है, इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो वैल्यू सवाल में 102 मीटर्स गिवन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्योंकि ऊपर जो टॉप से देख रहा था वो एंगल और जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है दोनों सेम होंगे, तो आप यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन क्योंकि गिवन है इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखेंगे, ऑल्दो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, लेकिन डाटा में एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, इस वजह से हमने इसको भी मेंशन किया है। लेकिन सोल्यूशन में मेयर एंगल ए आपके पास 18 डिग्री 30 मिनट्स है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे पहले, क्यों? क्योंकि हमने जितने भी वैल्यूज सॉल्व की हैं पीछे उनको सिर्फ डिग्री में रखा है। कैलकुलेटर में भी वैल्यू पुट करेंगे तो डिग्री में रखेंगे, अक्सर बच्चों को नहीं आता कैलकुलेटर यूज करना, तो वो हो सकता है कि मिनट को भी डिग्री समझ लें, तो आंसर गलत आएगा। इस वजह से इसको लाजमी कन्वर्ट करना होता है। इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 18 डिग्री अलग प्लस 30 मिनट अलग है। 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। सारा शुरू में पहली एक्सरसाइज जब हम पढ़ रहे थे वहां पर ये सारा काम किया था। अब आपके पास यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 डिग्री आएगा, यानी 18.5 डिग्री इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन या मेयर एंगल ए। निकालना क्या है? डिस्टेंस ऑफ शिप, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बस डिस्टेंस ऑफ शिप लिख दें। कहां से कहां तक? फ्रॉम द शिप टू द लाइट हाउस। तो वो आपको डिस्टेंस ऑफ शिप चाहिए जिसको आप बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका डाटा है। यहाँ जो आधा पोर्शन पूरा अभी किया ये सारा काम सवाल में ऑलरेडी मौजूद है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने नया काम किया हो। अगर आप सिर्फ एग्जाम में यहाँ तक छोड़ के आ जाएंगे तो मेरे पास पेपर लाएंगे, मैं तो आपको वैसे ही 0 मार्क दूंगा, मैं नंबर नहीं दूंगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कुछ नंबर मिल जाए। लेकिन मेजॉरिटी पोर्शन ये थोड़े से पोर्शन इसका है, मेजॉरिटी मार्क्स इस छोटे से पार्ट का है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो आपने वही सारा काम किया जो सवाल में था, सवाल से ही निकाला है, अपनी तरफ से तो कुछ सॉल्व नहीं किया, सिर्फ जो सवाल में गिवन था उसको प्रॉपर तरीके से रीअरेंज करके दे दिया। 5 नंबर में से हो सकता है आधा एक नंबर इसका हो जाए, लेकिन इसके बाद आगे पूरा काम है। इसके बाद क्या करना है? आपको दिमाग इस्तेमाल करना है कि मुझे बी चाहिए, यानी कि बेस चाहिए। मेरे पास हाइपोटेनस नहीं है लेकिन परपेंडिकुलर है, और एंगल ये वाला ही यूज होगा, जाहिर है ये वाला तो यूज नहीं हो सकता। तो इस एंगल को इस्तेमाल करते हुए मैं अगर एंगल तो है वो वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और मेरे पास परपेंडिकुलर है, बेस चाहिए, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपने पढ़ रखा है टेन थीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है? एंगल ए, तो टेन एंगल ए यानी टेन थीटा, क्योंकि ये बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। अब ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं यहाँ पर, इसलिए बार बार नहीं लिखना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, ए अपॉन बी। वैल्यूज पुट कर दें। एंगल ए कितना आपने निकाला? 18.5, तो 18.5 एंगल आ गया। ए गिवन था 102, वो लिख दिया। 10 18.5 कैलकुलेटर से निकालेंगे 0.33646 होता है। बी वहां पर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। ये वैल्यू यहाँ पर है, दूसरी साइड पे भेजेंगे डिवाइड हो जाएगी। तो इनको आपने रीअरेंज किया, b इज इक्वल टू 102 डिवाइड बाई 0.3346। अब जब इसको कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई करेंगे ऑलमोस्ट 304.84 मीटर्स आएगा। तो एंड में आप लिखेंगे जिस तरह से सवाल में पूछा था उसी तरीके से जवाब देंगे कि जो शिप है इट इज ऑलमोस्ट इतने मीटर्स अवे फ्रॉम द लाइट हाउस। तो 304.84 लिखें या 305 लिखें, दोनों एक्सेप्टेबल है, लेकिन बेहतर ये जो आंसर है वही लिखें। राउंड फिगर अगर करना है तो इस आंसर को लिखने के बाद राउंड फिगर करना है, तो आगे किसी सवाल में मैं राउंड फिगर भी करके दिखा दूंगा, लेकिन बहरहाल जो आंसर आया है वही आपको अपने एंड में इस तरीके से आंसर देना है, क्योंकि सवाल में आपसे इस तरीके से आंसर नहीं मांगा। जिस तरह सवाल ने पूछा है कि कितना डिस्टेंस दूर है, उसी तरीके से वर्डिंग में आपने यहाँ पर जवाब देना है कि इतने मीटर्स, इतना डिस्टेंस दूर है।
तो ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन था, जिसे नोट नहीं किया है इसको नोट कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। चले बेटा अपने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को देख लें। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा है कि अ लैडर मेक्स एंगल 60 डिग्री। एक आपके पास सीढ़ी है, लैडर उसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसने 60 डिग्री के साथ एंगल बनाया हुआ है विद द ग्राउंड। अगर कभी आपने घर पे या कहीं पे भी सीढ़ी का इस्तेमाल किया हो, चढ़े हो, तो आप सीढ़ी को बिल्कुल सीधा रख के नहीं चढ़ सकते, आपको एक एंगल पे बना के रखना होगा। लेट सपोज ये आपकी दीवार है, जैसे ये आपकी दीवार है, इस पे अगर सीढ़ी मुझे टिकानी है, ऊपर कैमरा लगा हुआ है, ऊपर कैमरे को मुझे दुरुस्त करवाना है, तो सीढ़ी को किसी ना किसी एंगल पे आप टिकाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको बिल्कुल सीधा रखें और इंसान को बोले आप चढ़ना शुरू हो जाओ। एक एंगल पे होगा, वो एंगल यहाँ पर 60 डिग्री बनाए। एक ये भी कहा जाता है कि दो इंसान लाजमी होने चाहिए जब कोई सीढ़ी पे चढ़ा हो, एक तो चढ़ा हुआ होगा, दूसरा नीचे सीढ़ी के बिल्कुल एंड कॉर्नर पे कोई चीज अपना पाँव रख दे या कोई चीज रख दे। तो आप पाँव रख के पकड़ते हैं ताकि ये स्लिप होके नीचे ना गिर जाए। तो जो ऊपर बेचारा इंसान खड़ा हुआ है, नीचे कोई नहीं हुआ, स्लिप होके वो सीधा नीचे मुंह के बल गिरेगा, हड्डियां टूट जाएंगी उसकी। तो आप यहाँ पर नीचे खड़े होके पाँव से उसको सीढ़ी को सहारा देते हैं, सपोर्ट करते हैं, ताकि वो स्लिप ना हो। फ्रिक्शन आपकी दायरे मार्बल फ्लोर है तो और कम होती है, स्लिप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वहां पर आपके ये जो एंगल है बढ़ भी सकता है। बहरहाल उसकी बात नहीं कर रहे। सीढ़ी आपकी रखी हुई है एट 60 डिग्री, इस तरीके से एंगल आपका 60 डिग्री बन रहा है। हाइट उसने जो रीच की है वो आपके पास जो जिस पे दीवार पे टंगी हुई है, गाय विद द ग्राउंड एंड रीचेज अ हाइट ऑफ 6 मीटर। जो आपकी हाइट उसने रीच की है इट इज 6 मीटर। अगर आपका कैमरा यहाँ पर लेट सपोज 6 फीट 6 मीटर के ऊपर है, मीटर तो खैर बहुत बड़ा हो जाता है, 6 फीट के ऊपर है लेट सपोज, तो 6 फीट के ऊपर ही आपको सीढ़ी रखनी पड़ेगी। 5 फीट पे तो आप नहीं जाएंगे, या आप 7 फीट पे ऊपर रख के नीचे तो काम नहीं करेंगे, आपको उसी पोजीशन पे अपनी सीढ़ी को रखना है। तो बहरहाल जब सीढ़ी रखी तो इस पॉइंट पे आपके सीढ़ी का दूसरा सिरा था, तो जमीन से लेके उस पॉइंट तक ये जो दीवार की टोटल लेंथ थी वो हाइट 6 मीटर है। आगे का है फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। ये पूरी लेंथ बताएं। अगर मैं इस सीढ़ी को यहां से स्टार्ट करता तो ऑब्वियसली ये 6 मीटर से ऊपर जाती। एक सिंपल सा घर जाके करके देख लें, आपके घर पे जो भी सीढ़ी हो, आप उसे बिल्कुल सीधा खड़ा करें तो वो आपकी ज्यादा हाइट देगा, आप उसे एंगल में करें तो आपके पास हाइट कम होती जाएगी। सिंपल सा एक लॉजिक है। तो सवाल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अ लैडर मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 डिग्री, ए पॉइंट है ग्राउंड का फॉर एग्जाम्पल, एंड रीचेज अ हाइट ऑफ 6 मीटर। जो हाइट है वो 6 मीटर इसने रीच की है ऑन द वॉल, दायरे वॉल पे ही 6 मीटर आएगी। हवा में तो 6 मीटर नहीं रीच करती, हवा में तो आपके सीढ़ी अटक ही नहीं सकती। नेक्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। उस लैडर की लेंथ बताएं क्या होगी। अब लेंथ ऑफ दैट लैडर निकालने का मतलब हाइपोटेनस चाहिए। कैसे? इस पॉइंट पे आपने ए पॉइंट पे अपनी सीढ़ी को रखा था, 60 डिग्री जहां बन रहा था, जिस पॉइंट पे दीवार पे वो अटकी है दूसरा सिरा वो बी पॉइंट है, और उससे सीध में बिल्कुल नीचे आ जाए तो वो सी पॉइंट होगा जहां पर दीवार स्टार्ट हो रही है या खत्म हो रही है, जो भी कहें। तो आपके पास जहां पर सीढ़ी है और दीवार तक ये एक साइड ऑफ द ट्राइंगल आ गई, दीवार से लेके सीढ़ी के दूसरे कोने पे ये दूसरी साइड ऑफ द ट्राइंगल आ गई, और इटसेल्फ जो सीढ़ी है वो हाइपोटेनस यानी थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल आ गई। अब जो दीवार की हाइट गिवन है वो 6 मीटर गिवन है, जितना सीढ़ी ने अपनी जगह बनाई है, कंज्यूम की है। ये वाली लेंथ आपको नहीं पता, ये वाली लेंथ आपको नहीं पता, आपको एंगल पता है। वही कंडीशन आ गई जो आपने पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ी है। अब यहाँ पर जो डाटा है वो क्या है, हाइट ऑफ द लैडर जो वॉल पे है, हाइट ऑफ द लैडर ऑन द वॉल, उसको आपने ए यहाँ पर लेबल किया है, ए बी सी, वही सारी लेबलिंग हर सवाल में मैं वैसे ही करवाऊंगा यहाँ तक। तो आपके पास ए 6 मीटर है, जो एंगल ऑफ लैडर बन रहा है विद द ग्राउंड वो 60 डिग्री सवाल में गिवन है, मेयर एंगल ए है। लेंथ ऑफ द लैडर जो हाइपोटेनस है वो मालूम करना है। अब तक आपको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस का इल्म हो जाना चाहिए, क्या कौन सी चीज क्या है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सा, साइन थीटा। क्यों? क्योंकि अब आपको हाइपोटेनस चाहिए। हाइपोटेनस या तो साइन से आ सकता है या कॉस से आ सकता है। कॉस थीटा के लिए बेस और हाइपोटेनस चाहिए, हाइपोटेनस चले निकालना है, बेस चाहिए, बेस तो है नहीं आपके पास।
तो फिर आप उसको इस्तेमाल करेंगे जिसमें आपके पास हाइपोटेनस आ रही हो, विच इज साइन थीटा। साइन थीटा में क्योंकि आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मैंने साइड पे लिख भी दिया है, ये आपके सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, साइड पे लिख दिया है। इसका मतलब ये है, तो परपेंडिकुलर ए है, क्यों? क्योंकि गिवन एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, अपॉन हाइपोटेनस 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब 60 डिग्री एंगल गिवन है, तो साइन 60 √3/2, ए की वैल्यू 6 आपकी गिवन है अपॉन सी। अब सी को उस साइड पे भेजेंगे तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये वैल्यू उधर जाएगी तो 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, √3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। और अगर ये चीज समझ नहीं आती तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद यहाँ पर √3 उधर भेज के डिवाइड कर दें, वो भी समझ नहीं आता तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय सी, 2/√3 कर दें। तो जो आपको समझ आता है वैसे कर लें, बहरहाल इस तरीके से समझ आ सकता है क्योंकि मैंने आपको इसी तरीके से सिखाया है, शुरू से यही आपके स्टेप्स रहे। तो 6 × 2 12, 12/√3 रैशनलाइज करेंगे, डायरेक्ट ये आंसर आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इसी वैल्यू के बाद डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, लेकिन रैशनलाइज करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 आपके पास रूट से बाहर आ जाएगा, 12/3/3 होता है 4/3। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 4/3 डायरेक्ट रैशनलाइज करके लिखी है। ये स्टेप इजाफी है, दिल चाहे तो करें, नहीं दिल चाहता तो छोड़ के। इसके बाद डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं 6.928 मीटर्स, और 6.928 को 6.93 भी कह सकते हैं, 7 मीटर नहीं कह सकते, ये 0.1 मीटर अच्छा खासा डिस्टेंस होता है इन अदर यूनिट्स। अगर आप सेंटीमीटर या मिलीमीटर, फिट में भी, इंचेस में भी करें तो बहुत फर्क होता है अगर आप इसमें चेंजेस करेंगे इतनी ज्यादा। तो बहरहाल आप 28 को 3 लिख सकते हैं, एंड में सवाल का जवाब उसी तरीके से देना है जैसे आपको बोला गया था। द लेंथ ऑफ द लैडर इज 6.93 मीटर्स। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंपल सा। अब क्वेश्चन नंबर 3 उसी तरीके से है, जगह कम थी तो स्टेप मैंने थोड़े से कंजेस्टेड करके किए, आपने इसको प्रॉपर करना है। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहे, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन आपको मालूम करना है व्हेन 6 मीटर हाई बैम्बू, बैम्बू ट्री सबने देखा हुआ है, बांस इसको उर्दू में कहते हैं, इसके बड़े बड़े जो सीढ़ी है वो इस बांस की लकड़ी से बनती है। ये आपके पास वाटर प्रूफ भी होता है और बहुत बड़ा होता है। जब ये शुरू में तो काफी टाइम लेता है दरख्त बनने में, लेकिन एक वक्त आता है ये बहुत ज्यादा लंबी हाइट पकड़ता है। सबसे बड़े दरख्तों में से ये बांस का दरख्त भी है, अंग्रेजी में इनको बैम्बू ट्री कहते हैं। और जो आपके पास जानवर है पांडा, वो सबसे ज्यादा इसको पसंद करता है, खाता है वो। तो ये जनरल नॉलेज आपकी होनी चाहिए। बहरहाल फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन अ 6 मीटर हाई बैम्बू ट्री, आपके पास ये एक दरख्त है जो कि 6 मीटर ऊंचा है, हाइट आपकी 6 मीटर हो गई, हाइट यानी कि स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन आप अज्यूम कर लें। मेक्स अ शेडो ऑफ, उसका जो शेडो बन रहा है, जाहिर सूरज आपके पास ऊपर होगा, उसने शेडो बनाया होगा, शेडो आपके पास ये साइड बन रही होगी। लेट सपोज आपके पास यहाँ पर सूरज है और उसकी सनलाइट यहाँ से आपके पास आ रही है, ये बहुत अच्छा प्यारा सा सूरज हमने बनाया है। इसकी सनलाइट जब यहाँ पर पड़ेगी तो शेडो फर्श पे बनेगा इस तरीके से। तो आपके पास जो शेडो है वो बना रहा है डिस्टेंस 2/3 मीटर्स, और शेडो ऑफ लेंथ 2/3 मीटर्स। तो आपके पास दो यहाँ पर साइड्स दे दी, एक आपको हाइट और दूसरा, हाइट का मतलब परपेंडिकुलर, दूसरा आपको बेस। एक दरख्त है उसका शेडो बन रहा है, शेडो की लेंथ दे दी और उस ओरिजिनल दरख्त की लेंथ दे दी। अब कहा है कि आप उस शेडो के बिल्कुल आखिरी कोने पे खड़े हुए, बताएं आप उसको दरख्त के ऊपर कॉर्नर पे देख रहे हैं तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है। तो ये दरख्त है, इस दरख्त का शेडो ये वाली लाइन है, और आप यहाँ पर खड़े होके दरख्त के टॉप पीक को देख रहे हैं। तो आपने जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया है वो क्या है? तो आप इसको पहले ट्राइंगल बना लें, ए बी सी लेबलिंग कर लें। साइड ए 6 मीटर, हाइट जो आपकी गिवन है 6 मीटर, जो आपके पास ए से सी तक के यानी शेडो की लेंथ है वो 2/3 मीटर, स्मॉल बी हो गया। आपको क्या निकालना है? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे क्या सेम वैसे ही होगा, लेकिन एंड में थोड़ा सा डिफरेंट है। आप यहाँ पे पूरा डिटेल लिखेंगे, डाटा बना के देंगे। हाइट ऑफ बैम्बू आपके पास, जिसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे,
इट इज 6 मीटर, सवाल में गिवन है। लेंथ ऑफ इट्स शेडो, इस दरख्त का जो अपना शेडो है उसकी लेंथ 20 से रिप्रेजेंट करेंगे, 2√3 मीटर्स। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको निकालना है, उसको थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, वहां पर आपने जो फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क। अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा, टेन थीटा। क्यों? क्योंकि आपको परपेंडिकुलर, गिवन एंगल के अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर और गिवन एंगल के एडजेसेंट साइड होती है बेस। दोनों वैल्यूज गिवन है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। जिस तरह यहाँ साइड पे लिखा है, हर सवाल में थोड़ी लिखूंगा, आपको साथ साथ बता रहा हूँ। आपका दिल चाहता है बाद में रिवाइज करेंगे, याद नहीं रहेगा तो आप खुद लिख लें। तो ए अपॉन बी दोनों वैल्यूज गिवन है। ए आपके पास 6, बी आपका 2√3, सिंप्लीफाई करें 3/√3। अब यहाँ से डायरेक्ट आप वैल्यू निकालेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। वैल्यू का क्या करना है आपको तो एंगल चाहिए। एंगल अभी जिस तरीके से करवा रहा हूँ वो अलग है, और जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगा उसमें आपको कैलकुलेटर यूज करना सिखाऊंगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बताऊंगा क्या होते हैं। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर 3√3 है, इसको दो तरीके हैं, या तो रैशनलाइज कर लें, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, या आप 3 को कह सकते हैं कि √3 का होल स्क्वायर है। इस स्क्वायर और रूट को कैंसिल करेंगे वापस 3 आ जाएगा। ठीक है, आप √3 के होल स्क्वायर को इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने वही उल्टा काम किया, 3 को मैंने कहा ये √3 का होल स्क्वायर है, तो डिवाइड में √3 और ऊपर आपके पास स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आ गई √3। ये सारे के सारे स्टेप्स जो अभी किए हैं ये 9th में फैक्टराइजेशन में मैंने आपको सिखा रखे हैं। और अभी पीछे जितने चैप्टर्स पढ़ा है उनके अंदर कहीं ना कहीं ये हमने काम किया हुआ है, ऐसा तो नहीं है पहली दफा सीख रहे हैं ये स्टेप। तो इस वजह से मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ और आपको ये आना चाहिए। नहीं आता, इस स्टेप को नहीं समझ आ सकता, कोई बात नहीं, वापस 9th क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं, ना ही पुराने लेक्चर, सिंपल रैशनलाइज कर लें, वो कॉन्सेप्ट तो आपको रटा हुआ होना चाहिए। तो एंड में बहरहाल आंसर √3 आएगा। तो टेन थीटा √3 कब होता है? √3 तब होता है जब 60 डिग्री हो। तो आप लिखेंगे एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, टेन 60 √3 के बराबर होता है। तो टेन 60 √3 के बराबर होता है, तो आपके पास एंगल क्या हुआ यहाँ पर, देयरफॉर एंगल इज 60 डिग्री। और जो सवाल में कहा था एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। इस तरीके से आप अपना एंगल ऑफ एलिवेशन निकालते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका भी है, वो जब क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगा तो वहां पर सीखेंगे, और वापस आके घर पे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस सवाल को क्वेश्चन नंबर 5 के तरीके से भी कर सकते हैं। तो बहरहाल ये आपके पास आज तक का लेक्चर है, आज यहाँ पर आपके लेक्चर को स्टॉप कर रहा हूँ। आज सिर्फ मैंने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसके बाद 2 सवाल आपके रह गए। तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस मैं आपके अगली क्लास में डिस्कस करके इस सवाल को एंड कर दूंगा, इस चैप्टर को, एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लूँ। यहाँ तक किसी भी कंफ्यूजन? अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें बेटा, आज आप लोगों का मैं आगे से काम करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 तक इससे पहले सारा करवा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये 2 क्वेश्चन रह गए हैं इस एक्सरसाइज के, फिर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एन एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ऊपर की तरफ एंगल, फ्रॉम द ग्राउंड टूवर्ड्स द टॉप, कोई ना कोई जगह होगी उसमें बन रहा है। एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ इज 30 डिग्री। क्लिफ कहते हैं पहाड़ की चोटी को। एक तो आपका माउंटेन पीक होती है, वो माउंटेन की होती है। एक छोटा सा आपके पास पहाड़ी है, पहाड़ की छोटी बहन पहाड़ी है। तो उसकी क्लिफ को यानी उसके टॉप को आप देख रहे हैं। आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और आप उसकी ऊपर टॉप पे आपका कोई दोस्त खड़ा हुआ है या आपके अम्मी अब्बू खड़े हुए हैं, उनको देख रहे हैं। तो अब आपका जो एंगल बना है वो 30 डिग्री बना है। आप इस पॉइंट पे खड़े, आपके अम्मी या अब्बू ऊपर खड़े हुए हैं, तो वो यहाँ से आपको देख रहे हैं, आप समुद्र के अंदर डुबकियां लगाने गए हैं। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा कोई सिचुएशन है नहीं, अज्यूम कर लेते हैं, वरना कराची में ऐसा समुद्र नहीं है जहाँ पर आपको क्लिफ प्रॉपर मिले। तो बहरहाल अज्यूम कर रहे हैं कि ये समुद्र का किनारा है जहाँ पर आप खड़े हुए हैं और ऊपर चट्टान है या पहाड़ी है छोटी सी, आपके पेरेंट्स ऊपर से आपको देख रहे हैं। आपने इस पॉइंट पे खड़े होकर अपने पेरेंट्स को देखा, तो जो उस वक्त एंगल आपने अपनी गर्दन का बनाया या अपने सर का बनाया वो 30 डिग्री बना। आगे कहा है वॉकिंग 210 मीटर्स फ्रॉम द पॉइंट टूवर्ड्स द क्लिफ। ये आपका पॉइंट है, टूवर्ड्स द क्लिफ आप इस तरह आएंगे, जरा आगे की तरफ आएंगे। तो 210 मीटर जब आप आगे गए हैं तो अब आपको अपने अम्मी अब्बू को देखने के लिए और गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी। एक सिंपल सी एग्जांपल है, आपके जो गली के अंदर सबसे लंबी बिल्डिंग हो, अगर आप
बिल्कुल उसके नीचे खड़े होंगे, ऊपर देखने के लिए पूरा 90 डिग्री अपने गर्दन को करना पड़ेगा, या एंगल आपका मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे आप पीछे आते जाएंगे आपकी गर्दन रिलैक्स होती जाएगी और आपका एंगल इतना ज्यादा नहीं बनेगा। तो जैसे जैसे आप आगे आएंगे अब आपका एंगल चेंज होगा सेम ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, यानी अपने अम्मी अब्बू को देखने के लिए। तो जैसे जैसे आप आगे आए 210 मीटर के बाद आप आके रुक गए, तो आपने देखा कि अब आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज हो गया, दैट इज 45 डिग्री। So walking 210 meters from the point towards the cliff, the angle of elevation is 45 degree. Find the height of the cliff. अब अगर आपके अम्मी अब्बू कहेंगे कि हमने छलांग लगानी है, आप पानी में डूब रहे हैं और आपके अब्बू सोचेंगे आपको बचाना है, छलांग लगानी पड़े, तो पहले वो सोचेंगे ना कितनी हाइट है उस क्लिफ की। पता चले छलांग लगाने के लिए आपके लिए तो वो कूदे थे, आपको बचाने के लिए वो नीचे जाने से पहले ऊपर चले गए। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन यहाँ पर ये बेवकूफी कोई नहीं करेगा। पहले हमें अंदाजा होना चाहिए कि हम छलांग लगाने जा रहे हैं, बच्चा डूब रहा है तो और लोग हैं बचा लेंगे उसको, खुद ये बेवकूफी नहीं करनी है। तो हाइट पहले पता होनी चाहिए। 2 सीढ़ियों जितनी हाइट है फिर तो बंदा छलांग भी लगा ले, कोई मसला नहीं है। या समंदर में ही छलांग लगानी है तो हो सकता है 10-12 फीट ऊपर से भी लगा लें, या चले 20 फीट से भी लगा लें। लेकिन यहाँ तो जमीन है, तो आपको वो हाइट मालूम करनी है। अब वो हाइट कैसे मालूम करेंगे, पहले सवाल समझ आना चाहिए। सवाल क्या था कि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ सवाल तो ऐसे नहीं है, मैं उसको इंटरप्रेट ऐसे कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर कोई आपका दोस्त है, दोस्त को तो छलांग लगाने के लिए आप खुद चाहेंगे छलांग लगा के वो अपना ये किस्सा खत्म करे, आप जाके बिरयानी खा लें। लेकिन अम्मी अब्बू को जाहिर है नहीं मशवरा दिया जा सकता ऐसा। तो आपका दोस्त खड़ा हुआ है, हम यहाँ पर आपके अम्मी अब्बू को चेंज करके आपके दोस्त को खड़ा कर देते हैं। अब आप उसको देख रहे हैं, आपका एंगल 30 डिग्री का बना हुआ है। आप 210 मीटर टुवर्ड्स द क्लिफ आए, उस पहाड़ी की तरफ आए, तो आपका जो एंगल है वो चेंज हो गया, 45 डिग्री हो गया। आपसे कहा है क्योंकि ये हाइट तो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। अभी जिस पॉइंट पे आपका दोस्त खड़ा हुआ था, आप आगे आए हैं, दोस्तों वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। छलांग लगानी है उसने आपको देखते हुए, अगर आप डूब रहे हैं और आपको बचाने के लिए छलांग लगानी है, तो हाइट तो इतनी ही तय करनी पड़ेगी छलांग लगाने के लिए, तो चेंज नहीं हो रही। तो आपके पास ये वाली साइड सेम है, ये वाली साइड चेंज हो रही है, तो दूसरी साइड अगर चेंज हो रही है तो ऑटोमेटिकली तीसरी भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी कह दें, ए बी सी, जिसमें एंगल ये वाला 45 डिग्री है। दूसरा ट्रायंगल आप कहते हैं डी बी सी, तो एंगल आपके पास डी 30 डिग्री गिवन है, डी बी सी ट्रायंगल का। तो यहाँ पर आपके पास ये जो ट्रायंगल बनी है, बेसिकली ये दो ट्रायंगल बनी है। तो वन बाय वन इनको सॉल्व करेंगे। आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ दिस क्लिफ, इस पहाड़ के या इस चोटी के, आपने चट्टान के कुछ भी कहें, इसके आपने हाइट निकालनी है कि ये कितना इसकी हाइट है। अब अगर डायग्राम के मुताबिक देखूं तो चाहे आप ए के अपोजिट साइड को स्मॉल ए कहें या डी के अपोजिट साइड को स्मॉल डी कहें, दोनों एक ही हैं, दोनों बराबर हैं, तो मैं उसको ए ही कहूंगा, क्योंकि डी पॉइंट तो आपके पास अलग से हमने किया है। इससे पहले जितने सवाल थे उसमें से तीन ए बी सी और ए बी और सी तीन पॉइंट्स थे। तो बहरहाल आपने यहाँ पर ए इसको कह दिया, आप डी भी कह सकते थे, लेकिन वो फिर आपके सोल्यूशन ही पूरा चेंज हो जाएगा। बहरहाल आगे आ जाए, आपके पास ये चीज निकालनी है, तो पहले आप ट्राइंगल ए बी सी लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी अलग से ड्रॉ करेंगे। यहाँ जगह कम थी तो थोड़ा कंजेस्टेड किया है, लेकिन आपने थोड़ा गैप दे के करना है। तो ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ करेंगे तो एंगल ए 45 डिग्री है, एंगल ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए, एंगल बी के अपोजिट साइड या वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, और सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी। अल्टीमेटली सबको पता है राइट एंगल ट्राइंगल होगा ये पॉइंट के अपोजिट हाइपोटेनस होगा, इस एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, और दोनों एंगल के एडजस्टेड बेस होगा। तो मेरे पास ए नहीं है, सी तो चेंज हो जाएगा, बेस भी नहीं है, बेस लेकिन मुझे दूसरे ट्राइंगल में आधी जगह पता है 210 मीटर, लेकिन दोनों सिचुएशन में हाइपोटेनस तो पता ही नहीं है। तो हम यहाँ पर बेस को ड्राइव करेंगे तो टेन थीटा लेंगे। टेन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा क्या है, एंगल ए विच इज 45 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है स्मॉल ए, बेस क्या है स्मॉल बी। टेन 45 क्या होता है 1, ए अपॉन बी, तो बी अगर यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर भेजूंगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू बी। आपके पास एक इक्वेशन आ गई
ये हमें पता चल गया कि इस सिचुएशन में जब ट्राइंगल ए बी सी था, तो इस सिचुएशन में ए और बी की लेंथ बराबर थी, यानी जितनी हाइट क्लिफ की है उतनी हाइट आप अब जिस पॉइंट पे खड़े हुए हैं बाद में, वहां से क्लिफ तक के डिस्टेंस की है। तो आप अब ओरिजिनल ट्राइंगल लेंगे, जब आप शुरू में खड़े हुए थे दूर, तो उस वक्त आपने 210 मीटर सफर तय किया था, बाद में ए पॉइंट पे आए थे। तो आपका यहाँ पर जो डी पॉइंट जहाँ शुरू में खड़े थे वहां से लेके जो ट्राइंगल बनेगा क्लिफ और वगैरह इन चीजों का, तो डी डी सी ये ट्राइंगल बनेगा। डी से लेके सी तक का डिस्टेंस क्या होगा, 210 प्लस दिस बी। अगर आप पहले 210 मीटर ट्रेवल किया, अब इसके बाद आपको डर लग रहा था, वहां पर केकड़े फिर रहे थे या और दीगर चीजें थी, या आपके धूप थी तो आपने चप्पलें भी नहीं पहनी थी, कोई भी रीजन था, आपने ये सफर तय नहीं किया कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, लेकिन आप उसको अज्यूम तो कर सकते हैं ना कि बी के बराबर होगा। तो 210 प्लस बी, ये टोटल डिस्टेंस आ गया फ्रॉम डी टू सी। तो आपके पास यहाँ पर डी से लेके सी तक जो वैल्यू है ये बेस कहलाएगी, ये आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी। हाइपोटेनस का हमें कोई काम ही नहीं है, आप उसको सी कहें या सी डैश कहें, ऑल दो सी नहीं कह सकते क्योंकि सी आपने इसको कह दिया, तो आप इसको सी डैश कह लें, कुछ भी कह लें। बहरहाल यहाँ पर भी टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा। टेन थीटा, थीटा क्या है, एंगल डी, एंगल डी क्या है 30 डिग्री। टेन थीटा के मुताबिक परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, परपेंडिकुलर स्मॉल डी है, जाहिर है डी के अपोजिट साइड को आप स्मॉल डी कह रहे हैं। लेकिन ये बात आपको पता है कि हाइट चेंज नहीं हो रही, तो हाइट आपके पास स्मॉल डी कहें या स्मॉल ए कहें एक ही बात है, यहाँ पर आपने पहले ही मेंशन कर दिया। सिमिलरली बेस आपकी क्या है, 210 प्लस बी, तो बेस आपकी 210 प्लस बी। यहाँ पर आप d इज इक्वल टू ए कहें, आगे चल के मैंने a इज इक्वल टू बी यूज किया, आप चाहें तो यहाँ पर भी कर सकते थे, तो घर पे अगर करना हो तो इस b की जगह डायरेक्ट a इज इक्वल टू बी पुट कर सकते हैं यहाँ पर भी। लेकिन प्रॉपर स्टेप कर रहे हैं, पहले आपने d पुट किया क्योंकि वो सेम ही है, तो d a के बराबर रखा। 1030 होता है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू ए अपॉन 210 प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये यहाँ पर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, आगे पास 210 प्लस बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय √3। यहाँ पर इस b की जगह मैं a पुट करूंगा, मैं a की जगह b भी पुट कर सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे वापस अगर a ही निकालने के सवाल में क्या कहे, हाइट ऑफ द क्लिफ बताएं। आपसे ये नहीं कहा कि वो लेंथ बाकी बताएं जो आपके क्लिफ और आपके दरमियान, तो जो चीज निकालनी है उसको पुट करेंगे। आप b की जगह a पुट करें, अब 210 प्लस ए इज इक्वल टू a√3 हो गया, यहाँ पर प्लस है उधर जाके माइनस होगा, इन दोनों में a कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें। कॉमन लेंगे तो आपके पास 210 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस 1। तो यहाँ पर अब आपके पास क्योंकि ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है a से, उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो a इज इक्वल टू 210 डिवाइड बाय √3 माइनस 1। अब यहाँ पर कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर आपकी वैल्यू दिमाग से नहीं हो सकती, इतना हमारा जहीन दिमाग होता तो हम इस क्लास में थोड़ी बैठे होते, हम यहाँ पर थोड़ी पढ़ रहे होते। तो बहरहाल अब आपने यहाँ पर कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है, तो आपकी वैल्यू 286.86 समथिंग आ रही होगी, तो 86 पे आप स्टॉप कर देंगे मीटर्स, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू थी वो भी मीटर्स में गिवन थी, तो आंसर भी मीटर में आएगा। हाइट ऑफ द क्लिफ आपको पता चल गई कि इट इज 200 अप्रोक्सीमेटली 287 मीटर्स। जब आप वर्ड अप्रोक्सीमेटली यूज करते हैं तो अब आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो आपके 286.86 को लिखने के बजाय आप यहाँ पर 287 भी लिख सकते हैं। तो द हाइट ऑफ द क्लिफ जो आपको निकालनी थी, इट इज अप्रोक्सीमेटली 287 मीटर्स, और यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसको जल्दी से नोट करें, फिर मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चलें अब अपने फिफ्थ क्वेश्चन को देख लें। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे कहा है एन ऑब्जर्वेशन बैलून इज 4280 मीटर अबव द ग्राउंड। ऑब्जर्वेशन बैलून आप इस तरीके से अज्यूम कर लें, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, तुर्की के अंदर लोग जाते ही स्पेशली हॉट एयर बलून में सफर करने के लिए, तो आपके उसी तरीके से ऑब्जर्वेशन बैलून है। लेट सपोज में आप खड़े हुए और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, या कुछ भी कर लें, ड्रोन ले लें, ड्रोन उड़ रहा है, कोई भी एग्जांपल ले लें, एंड 9613 मीटर्स अवे फ्रॉम अ फार्म हाउस, फार्म हाउस कोई है, उससे ये इतना डिस्टेंस दूर है,
फाइंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फार्म हाउस एज ऑब्जर्व फ्रॉम द बलून। आप ऊपर बलून में खड़े हुए हैं, आपने नीचे फार्म हाउस देखा। अब बताएं कि आपका उस फार्म हाउस के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा। इसकी एग्जांपल यूं ले लें कि आप गए हुए हैं हॉट एयर बलून में, सफर कर रहे हैं। आपका बलून इस साइड में जिसके अंदर आप हैं, नीचे जिस होटल में या जिस फार्म हाउस में आप रह रहे हैं वो जगह आपको ऊपर से नजर आ रही है, और वहां पर आपके अम्मी अब्बू हाथ हिला रहे हैं, आपको टाटा बाय बाय कर रहे हैं। तो आप भी यहाँ से उनको वेव ऑफ करेंगे कि आप सैर करने गए हैं, हवा में मजा आ रहा है, उड़ रहे हैं। तो आपकी जो हाइट है वो तो इस पॉइंट पे है, लेकिन आपके अम्मी अब्बू जिस होटल या फार्म हाउस में खड़े हुए हैं वो पॉइंट ये है, और आप इस जगह पर आराम से मजे से हवा में उड़ रहे हैं। यहाँ से आप जब देखेंगे, ज़ाहिर है आप ऑब्जर्वर हैं, आप ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे, तो आपका जो एंगल बनेगा दैट एंगल विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप नीचे की तरफ देख रहे हैं। आपके अम्मी अब्बू की अगर मिसाल लें तो वो वहां पर अगर आपको देख रहे हैं तो उनका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। लेकिन अभी आपकी बात हो रही है तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल क्योंकि आप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के लिहाज से लेते हैं, तो उसके रिस्पेक्टिवली एंगल आपका ये बनेगा। और मैं ये जब पहला सवाल करवाया था उससे पहले थ्योरी पढ़ाई थी और सब समझाया था कि किस तरीके से आप इन दोनों एंगल्स को सेम कहते हैं। हम क्यों कहते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सब आपको बता चुका हूँ। तो बहरहाल ये पूरा आपके पास सिस्टम है, पूरा आपका सिनेरियो है। यहाँ पर अब आपसे कहा गया है कि आपकी जो हाइट है, बलून इतना ऊपर उड़ रहा है। जहाज में सफर करते हैं तो अनाउंसमेंट जो जहाज उड़ा रहा होता है पायलट या कैप्टन, वो अनाउंस करता है कि हमारा जहाज इतने हाइट पे, इतने फिट पे उड़ रहा है। और आपका जो फार्म हाउस है उसकी आपको लेंथ बता दी है। फॉर एग्जाम्पल जब आप लैंडिंग कर रहे होते हैं, जहाज उतर रहा होता है, तो बताया जाता है कि इतने किलोमीटर दूर आपके पास आपकी मंजिल है जहां पर आपने उतरना है। वो कैसे बताया जाता है कि उनके पास तो ट्रैकर सिस्टम है, जीपीएस सिस्टम है, पूरा आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर भी आपको किसी तरीके से बता दिया डाटा कि आप इतने हाइट पे उड़ रहे हैं, और जहां से आपने यहाँ पर आए हैं, जहां से फार्म हाउस होटल जो भी था, वहां से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो पहले से कैलकुलेटेड है, नाप सकते हैं आराम से। आपको दोनों डिस्टेंसेस गिवन है। आपसे कहा है कि मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन बताएं क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू परेशान हो गए, वो मुझे देख रहे हैं मैं ज्यादा ऊंचा तो नहीं उड़ रहा। तो अगर ज्यादा ऊंचा उड़ रहे होंगे तो एंगल आपका बहुत ज्यादा बनेगा। आपके अम्मी अब्बू ने कहा कि नहीं, आप 45 डिग्री से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते। आपके अम्मी अब्बू थोड़े से जीनियस टाइप के लोग होंगे, थोड़े से मैथमेटिशियन टाइप के होंगे, कैलकुलेट करके बताते होंगे कि आपने, जैसे बोला जाता है ना कि इतने बजे के बाद घर से बाहर निकलने में पाबंदी है, इतने पैसे महीने के खर्च नहीं करने इससे ज्यादा। तो उसी तरीके से ये भी बोला जा सकता है कि आपने इतने एंगल पे, हाइट पे नहीं जाना। तो यहाँ पर आपको अब क्या निकालना है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। डाटा क्या गिवन है सवाल में से वो निकालना है। डाटा क्या है? हाइट ऑफ द बलून। हाइट ऑफ द बलून गिवन है। आपने लेबलिंग कर ली, ए बी और सी, एंगल को थीटा कह दिया। ए बी और सी में आपके पास हाइट गिवन है ए 4280 मीटर्स। आपको बेस यानी के डिस्टेंस फ्रॉम फार्म हाउस, डिस्टेंस आपके पास फार्म हाउस से, ये भी गिवन है, इसको आप बी से रिप्रेजेंट करें 9613 मीटर्स। इसके अलावा आपको अब जो मालूम करना है वो निकालना है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि आएगा एट पॉइंट ए। तो मेजर ऑफ एंगल ए, जिसको आप थीटा कह रहे हैं, ये निकालना है। अब जिस तरह पिछले सवाल किए क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक, उसी तरीके से ये भी होगा। अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सा? आपको परपेंडिकुलर और बेस गिवन है। जब दोनों गिवन है, टेन थीटा अप्लाई करें। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए की जगह उसकी वैल्यू, बी की जगह उसकी वैल्यू, और आपके पास जब सिंप्लीफाई करेंगे ये आंसर आएगा। अब जब अपने कैलकुलेटर में आएंगे, यहाँ पर टेन थीटा है, टेन थीटा इज इक्वल टू 0.445 समथिंग आ रहा होगा। तो जब टेन को मैं उधर भेजूंगा तो ये आपके पास टेन थीटा हो जाएगा। कैलकुलेटर में ये चीज करने का एक तरीका है, आप शिफ्ट दबा के टेन दबाएंगे तो टेन इनवर्स आ जाएगा और ब्रैकेट आ जाएगी। ब्रैकेट में आप ये वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास ये आंसर नहीं आएगा जो मैंने लिखा। आपको क्या करना है? एक्चुअल वैल्यू को डिवाइड करना है ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर आपने
इन दो वैल्यूज को 4280 को डिवाइड करना है 9613 से, तो जो पॉइंट वाली भी आगे की वैल्यूज है वो भी कंसीडर हो जाएंगी। तो अप्रोक्सीमेटली 23.98 समथिंग आ रहा होगा या एग्जैक्ट आ रहा होगा पता नहीं। तो एंड में आप इसको अप्रोक्सीमेट कहेंगे 24 डिग्री है। एंड में आपने कहना है कि जो सवाल में जैसे कहा था वैसे ही आपने जवाब दिया, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 24 डिग्री। तो क्योंकि आपका अब ये लास्ट क्वेश्चन था और लास्ट क्वेश्चन में आपसे डिप्रेशन का जिक्र किया गया है, तो इसका मतलब आपके सर में एक दर्द होना चाहिए, स्ट्रेस होना चाहिए, आपको डिप्रेशन होना चाहिए कि अगर आपने अब तक जितना पढ़ लिया है वो कवर नहीं किया साथ साथ, क्योंकि आप लोगों का जो चैप्टर 30 है वो आपका कंप्लीट हो चुका है और ये चैप्टर 30 में ये जो सवाल था ये लास्ट क्वेश्चन था। अब इधर जो आपका जुमला लिखा है इसी को पकड़ के मैं आपको थोड़ा सा भिगो के मारूंगा कि आपके अंदर अगर डिप्रेशन है तो इसकी वजह यह है कि आपने अब तक जितना पढ़ाया वो साथ साथ कवर नहीं किया, और जिस बच्चे ने साथ साथ कवर किया है तो वो अभी इस वक्त प्रॉपर एलिवेटेड मूड में होगा, उसको आता होगा, कॉन्फिडेंस होगा उसके अंदर। तो चैप्टर 30 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हर चैप्टर के एंड में रिव्यू एक्सरसाइज है। मैंने आपसे कहा है कि रिव्यू एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज हैं वो बिल्कुल आखिर में मैं करवाऊंगा, लेकिन जो आपके दूसरे क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस वो आपने खुद करने, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो वो क्वेश्चंस अगर आप नहीं करेंगे तो आप लोगों के एग्जाम में एग्जाम्पल से भी आएगा और इस रिव्यू एक्सरसाइज से मिसलेनियस क्वेश्चन से भी आएगा। एमसीक्यूज तो आखिर में हम डिस्कस कर ही लेंगे वन गो में सारे, लेकिन बाकी सारा काम आपने खुद करना है, वो मैं नहीं करवाऊंगा। जितना काम जितना चैप्टर मैंने पूरा करवा दिया, अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने इसको बार बार रिवाइज करना है, जो काम आपने नहीं किया उसको खुद कवर करना है, ताकि आपको एंड में डिप्रेशन जैसी चीजें ना हो, सुकून से कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दे के आएंगे। यहाँ पर आपका ये चैप्टर नंबर 30 कंप्लीट हो गया है। इधर तक किसी को कंफ्यूजन?